प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए सेशन जो कि विज्ञान के अध्याय चुंबकों द्वारा मनोरंजन पर आधारित रहेगा। और इस सेशन में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रश्नों के बीच बीच में आपसे पाठ के दौरान पढ़े गए कुछ शब्दों के बारे में, उनके अर्थों के बारे में और उनको हम इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सब कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जब भी मैं कोई नया शब्द आपको बताऊं, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस प्रकार हम अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों में शब्दों का उच्चारण जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसकी तरफ अब हम चलते हैं। इसका क्या भाग है? कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। आकार माने शेप, और चुंबक को हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट, और कृत्रिम माने आर्टिफिशियल। तो हमारा प्रश्न है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे डैश डैश एंड डैश। तो पहला हम इसमें लिख सकते हैं छड़ चुंबक, दूसरा गोलाकार चुंबक, गोलाकार यानी बेलनाकार, हम इसे परफेक्टली अगर बोले तो, ठीक प्रकार से बोले तो बेलनाकार। और तीसरा हमारे पास है यू शेप यानी घोड़े की नाल के आकार का चुंबक। ठीक है, तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो छड़ चुंबक को हम कहते हैं बार मैग्नेट, घोड़े की नाल के आकार को के चुंबक को हम कहते हैं यू शेप चुंबक, और जो हमारा तीसरा है बेलनाकार, इसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब हम बढ़ेंगे दूसरे भाग की तरफ। ख, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे डैश कहलाते हैं। यहां पर आएगा चुंबकीय। तीसरा, कागज एक डैश पदार्थ नहीं है, यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे, चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। हमारा अगला भाग है, चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव का मतलब होता है पोल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले हमारे पास जो अभी हमने आंसर्स किए, उनको हमने लिखकर आपके लिए यहाँ डाल दिया है, ताकि आप इसे ठीक प्रकार से नोट कर पाएं। तो एक बार फटाफट से, कै में छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, खे में चुंबकीय, गै में चुंबकीय, घे का चुंबक, और डै भाग में दो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारा है सही या गलत, यानी राइट और रॉन्ग। अब देखो बच्चों, पाठ के दौरान भी हमने बात की थी कि हम किसी भी चुंबक को एक ध्रुव के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमारा जो पहला भाग है, यानी कै भाग, वो है बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका आंसर है हमारे पास रॉन्ग। ख भाग, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। ये आप मुझे खुद से ढूंढ करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नहीं तो बाद में जब हम उत्तर देंगे उसमें आप इसे ढूंढ सकते हैं। ये इसलिए ताकि आपका ध्यान इसमें बना रहे और आप इसे आगे स्किप करके जल्दी में ना रहे। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये हमारा ग भाग है। तो हमने पहले भी बात की थी पाठ के दौरान कि जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, यानी परे धकेलते हैं। घ भाग है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर
इसके मध्य में अधिक चिपकता है। आप जानते हैं कि जब हम पाठ पढ़ रहे थे, हमने एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि एक छड़ चुंबक के ऊपर अगर हम ऊपर से लोहे का बुरादा डालते हैं तो वो उसके मध्य में ना जाकर इसके ध्रुवों की तरफ चला जाता है, क्योंकि चुंबक की शक्ति उसके ध्रुवों पर अधिक होती है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग, यानी गलत। अगला हमारा भाग है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिष्ट होता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर ही वो हमेशा ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है? नहीं। जब भी हम कंपास यानी चुंबक का इस्तेमाल करते हैं तो जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरती है, लेकिन इसके द्वारा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम दिशा किस तरफ होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। बच्चों, इसका उत्तर है नहीं, यानी गलत। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम इसके जो भी हमने उत्तर किए थे उनको एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। क का आंसर है गलत। ख का आंसर जो आपको ढूंढना था आप यहाँ से देख सकते हैं, गलत। फिर ग का आंसर था सही, घ का आंसर था गलत, ड का आंसर था गलत, च का आंसर था सही और छ का आंसर था गलत। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यानी शार्पनर, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना शार्पनर, उसको हिंदी में बोलते हैं पेंसिल छीलक। यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। देखो बच्चों, आपने अच्छे से देखा है कि हमारा जो शार्पनर है भले ही वो प्लास्टिक का बना है, लेकिन उसका जो ब्लेड है जो हमारी पेंसिल को शार्पन करता है वो स्टील का बना है। उसमें लोहे की कुछ मात्रा होती है, तो वो एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए ये चुंबक के साथ चिपक जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी चुंबकीय पदार्थ हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आपने इसे लिख लिया होगा। और इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम राइट आंसर का आपको लिखकर या चित्र बना करके एक आंसर देंगे। तो आपके स्क्रीन पर सामने है कि इसका उत्तर है लोहा, क्योंकि शार्पनर के अंदर प्लास्टिक के बीच में जो धातु थी वो लोहा, या हम इंग्लिश में उसे बोले तो स्टील। सिर्फ लोहा नहीं था, लोहे के साथ और कुछ धातुएं मिक्स करके उसे स्टील बना दिया गया था, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दो कॉलम्स को मैच करना। यानी कुछ चीज़ें एक कॉलम में लिखी गई है जो कि कॉलम नंबर 1 है, और कुछ बातें कॉलम नंबर 2 में लिखी गई हैं, और हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैच करने का मतलब दो चीज़ें जो कि एक दूसरे से मेल खाती हैं उन्हें हमें मिलाना है, यानी उनका मिलान करना है। तो आप अपनी पेंसिल लेकर जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको सामने क्या नज़र आ रहा है? आप मेरे साथ साथ बोलते भी रहेंगे। जैसे हमारा कॉलम नंबर 1, आपको दो चीज़ें लिखी दिखाई दे रही हैं, एन और एन। इसका मतलब है कि ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, दो चुंबक हैं, दोनों के ध्रुव नॉर्थ नॉर्थ यानी उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को पास लाया गया है। पाठ पढ़ने के दौरान हमने डिस्कस किया था
कि जब भी समान ध्रुवों को आमने सामने लाया जाता है, एक तरफ लाया जाता है, तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ कॉलम 2 में हम लिखेंगे प्रतिकर्षण। क्या लिखेंगे? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन शब्द जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रतिकर्षण। अब हम दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें एन के साथ एक खाली स्थान दिखाया गया है और कॉलम 2 में लिखा गया है आकर्षण। यानी हमें नॉर्थ के साथ, यानी उत्तरी ध्रुव के साथ ऐसा कौन सा ध्रुव लाना है जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाए, यानी आकर्षण कर ले। तो यहां हम लिखेंगे एस, यानी साउथ, यानी दक्षिणी ध्रुव। सेम चीज तीसरे कॉलम में आपको नजर आएगी, जहां पर सिर्फ ध्रुव का पैटर्न बदल दिया है। पैटर्न माने नॉर्थ की जगह साउथ कर दिया है। तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को, क्योंकि विपरीत ध्रुव हो गए, तो ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे आकर्षण। और अगले कॉलम में प्रतिकर्षण करना है, तो हमें समान ध्रुव लाने हैं, यानी एस के साथ हम लिखेंगे एस। और अगर आप चूक गए हैं मेरे साथ लिखने में, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हम आपको प्रश्न के अंत में एक लिखा हुआ आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखे हुए आंसर से आप उतार सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। एन एन प्रतिकर्षण, एन एस आकर्षण, एस एन आकर्षण और एस एस प्रतिकर्षण। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबक के 2 गुण हमने पाठ के दौरान बड़े अच्छे से पढ़ा था कि चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरता है। दूसरा और महत्वपूर्ण गुण कि चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे गुण चुंबक के लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आपको कम से कम 4 या 5 गुण याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हमारा 2 नंबर के लिए भी आ सकता है और 5 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो हम आपने जो अपनी कॉपी ले रखी है, जो पेन ले रखा है, उसका अब आप इस्तेमाल करिए और मेरे साथ बोलते हुए लिखिए। चुंबक का पहला गुण कि चुंबक सभी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा गुण, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तीसरा गुण, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चुंबक का चौथा गुण, चुंबक की जो शक्ति होती है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। और चुंबक का 5वां गुण कि इसके समान ध्रुव आकर्षण नहीं करते। इसके समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव हमेशा आकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और इसके, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लिखकर भी मैं आपके लिए इसका उत्तर ले आई हूँ, क्योंकि प्रश्न में हमें 2 ही गुण पूछे थे, तो यहाँ आंसर में आपको इसके 2 ही गुण नजर आ रहे हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? आपको अगर अपने पाठ का थोड़ा सा भी कुछ याद हो, तो आपने देखा होगा कि छड़ चुंबक, यानी जो छड़ के आकार का होता है, यानी जो एक लंबी रॉड, एक छड़ी जैसा होता है। आपको याद है ना, जब हम के चुंबक कितने प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर, वहाँ हमने छड़ चुंबक की बात करी थी, वहाँ हमने यू शेप चुंबक की बात करी थी, वहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल
यानी बेलनाकार चुंबक की भी बात करी थी। और अगर आपने कई बार अपने टॉयज में से कुछ चुंबक निकाले हों तो हमें गोल यानी बटन शेप के चुंबक भी हमें नजर आते हैं, हमने उनको भी देखा है। लेकिन क्वेश्चन में हमारी बात हो रही है केवल छड़ चुंबक की। छड़ चुंबक का मतलब है जो एक रोड के आकार का होता है, लंबा, डंडे के जैसा, छड़ के जैसा। तो उसके ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो छड़ है तो उसके दो सिरे होंगे, दोनों तरफ के जो सिरे होते हैं उसको हम ध्रुव कहते हैं, यानी उसके अंतिम सिरों पर उसके ध्रुव स्थित होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिख करके भी हम आपको उत्तर देंगे, तो आपको अब बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा कि एक छड़ चुंबक आपको दर्शाया गया है। इसमें एक नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और एक साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव आपको नजर आ रहा है, और ये इसके सिरों पर स्थित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 7। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इतनी देर तक आपसे बातचीत करने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर खुद से दे पा रहे होंगे, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अगर ऐसी स्थिति में हैं, हमारे पास कोई ऐसा चुंबक है जो जिस पर कोई ऐसा चिन्ह अंकित नहीं है जिसे देख करके हम बता पाए कि वो उसका उत्तरी ध्रुव किधर है और दक्षिणी ध्रुव किस तरफ है, तो हम कैसे उनको अंकित कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट ही प्रश्न में ये पढ़ा था कि चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ठहरता है। तो हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से बांधकर तेजी से घुमाकर छोड़ देंगे, और जब ये शांत हो जाएगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा हम इस पर अंकित कर लेंगे। और इसका रिटन आंसर अब आपके सामने है। छड़ चुंबक को डोरी की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। इसका जो सिरा उत्तर की ओर होगा वही उत्तरी ध्रुव होगा। और अब आप पूछेंगे कि हमें उत्तर दिशा कैसे पता चलेगी? तो आपको पूर्व दिशा जरूर पता होगी, क्योंकि जिस तरफ से सूरज निकलता है वो पूरब और पश्चिम। तो उस पूरब की बाद हम समझ पाते हैं कि उत्तर और दक्षिण किधर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 8, कि आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? यानी इस प्रश्न को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि क्या हम अपने आप से किसी लोहे की पत्ती को चुंबक बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? चलिए हम कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि हमने एक लोहे की छोटी सी नरम रोड या एक पत्ती ली है और उसे हमने मेज पर रख दिया। अब हम एक छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव इस पत्ती के एक सिरे पर रखते हैं और इसे बिना हटाए, यानी इस पत्ती के साथ रगड़ते हुए हम इसे दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, और फिर हम इसे उठा करके दोबारा से पहले वाले सिरे पर रखते हैं, और फिर इसके साथ रगड़ते हुए हम इसे दूसरे सिरे की ओर ले जाते हैं, और फिर हम इसे वहां से उठा लेंगे और पहले सिरे पर लाकर फिर से रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे।
और इस प्रक्रम को हम कम से कम 35 से 40 बार दोहराते हैं। और इतनी बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद ये नरम लोहे की पत्ती चुंबक बन जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया को करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस चुंबक को एक सिरे से लाकर दूसरे सिरे पर उठाना होता है, ना कि वापस उससे रगड़ते हुए पहले सिरे की तरफ ले जाना है। ऐसा करने से उसके चुंबकीय गुण फिर से खत्म हो जाएंगे और हम इस लोहे की पत्ती को चुंबक नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रक्रिया में हमें ये सावधानी अवश्य ही बरतनी है। अगर हम इसे सावधानी से करते हैं तो हम इस पत्ती को चुंबक बना लेंगे। और जैसा कि हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको हर उत्तर लिख करके देंगे, तो अगर लिखने में आपसे चूक हो गई है तो अब आप इस उत्तर को यहाँ से नोट कर सकते हैं और सावधानी से आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 9। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपास क्या होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जो जिसके अंदर की एक चुंबकीय सुई दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करती रहती है। इसमें सभी दिशाएं नॉर्थ साउथ यानी उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम पहले से लिखी गई होती हैं। और जैसे जैसे हमारी दिशाएं बदलती हैं, ये चुंबकीय सुई उस दिशा में रोटेट करती चली जाती है। इसमें पूरा एक डायल होता है घड़ी के जैसे, जिसमें कि 360 डिग्री अंकित होता है, यानी कि पूरे का पूरा हमारा अर्थ का जो रोटेशन है 360 डिग्री पर, उसको हम देख सकते हैं। तो अब हम उत्तर की बात करते हैं कि ये जो कंपास है ये हमेशा उत्तरी और दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। उत्तर और दक्षिण दिशा को जानकर हम बाकी की दिशाओं का पता लगा सकते हैं, यानी उत्तर और जो दक्षिण दिशा है उसके बीच में ईस्ट और वेस्ट लिखा होता है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं। और इसका रिटन उत्तर आपके स्क्रीन पर है, जिसे आप उतार सकते हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि दिशाओं को हमें ज्ञात नहीं करना, केवल इस कंपास पे जो सुई की दिशा है, जिस तरफ हमारी रेड कलर की हुई सुई जाकर ठहरती है, वो उस दिशा को दर्शाती है कि अब हम कहाँ पर हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 10। पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित कॉलम 1 में संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। यानी आपको एक एक्टिविटी बेस्ड ये क्वेश्चन है कि आपको एक पानी के टब में एक नाव, जो कि खिलौना नाव है, और वो जो खिलौना नाव है उसके पास हमें चुंबक लाने हैं। तो चुंबक लाएंगे तो हमें ये देखना है कि इसके ऊपर क्या असर हो रहा है। कॉलम 1 है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है।
आप पहले तो प्रश्न को समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। दूसरा है नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तीसरा है यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। अगला है जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। अब हम देखेंगे नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। तो अगर कोई चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है तो वो लोहा या कोई भी चुंबकीय पदार्थ से निर्मित हो सकता है, क्योंकि आकर्षण धातुओं में भी हो सकता है। कुछ धातुओं में जैसे लोहा में, कोबाल्ट में और निकल में, और चुंबक से भी आकर्षित हो सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो कॉलम नंबर 2 का 1, 2, 3, 4 चौथा भाग है कि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। कॉलम 1 का जो सेकंड है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। अब चुंबक से कौन प्रभावित नहीं होता? जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर है हमारे पास जो कॉलम 2 का लास्ट भाग है, यानी कि नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। यानी कि हमारी नाव है वो मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब हम आते हैं कॉलम 1 के तीसरे भाग पर। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। यानी अगर दो चीजें पास लाने पे वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही हैं तो उसके विपरीत ध्रुव कहीं ना कहीं सामने हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा कॉलम नंबर 2 का दूसरा भाग है। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले भाग पर। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। इसको हम मिलाएंगे कॉलम नंबर 2 के फर्स्ट भाग से। अगर दूर जाती है तो इसका मतलब है उसके समान ध्रुव सामने है, जिसका मतलब है उत्तरी ध्रुव के सामने उत्तरी ध्रुव आया। यानी नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। और इसका लास्ट हमारे पास है नाव बिना दिशा बदले तैरती है। इसका हमारे पास अब कॉलम 2 में एक ही भाग बचा है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। आई होप आपको ये आंसर समझ आ गए होंगे। और आपको फिर भी अगर कहीं कोई कठिनाई हुई हो तो हमारे पास रिटन में सामने इनके आंसर्स हैं, एक बार हम देख लेते हैं और आप इनको मैच करके अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में भी और लिखने में भी। थैंक यू। और चलते चलते याद रखना एक छोटी सी बात कि अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से हेल्प किया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।